हाय एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी विद एजुकेट भारत। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात करेंगे जिसके बारे में जनरली कोई बात नहीं करता है। एक जो डार्क जोन होता है स्टूडेंट का, एक एस्पिरेंट का, जिसमें वो बार बार प्रीलिम्स में उसी मार्क्स पे, उसी स्कोर पे अटका रह जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। और जो सीक्रेट गैप है ना, उसको हम कैसे फिल करें या सीक्रेट गैप आइडेंटिफाई पहले कैसे करें, उस चीज के बारे में भी बात करूंगा। और उसके लिए हमको क्या करना होगा इसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। तो ऑलमोस्ट जितने भी आपके मिस्टेक्स हो सकते हैं इस पर्टिकुलर प्रीलिम्स में, जो आपको इस पर्टिकुलर स्कोर पे लाके रख रहा है 60 70 70 टू 80 या कट ऑफ के आसपास, जो आप हमेशा रिवॉल्व करते रहते हैं, इस गैप को तोड़ने के लिए we will have a detailed discussion so that you can understand each and every point and apply those things and improve your score from 60 70 80 जहां भी आप अटके हुए हैं वहां से आप कट ऑफ के ऊपर चले जाएं। that will be our goal. So if you are stuck in prelims, ये वीडियो आपके लिए है। आराम से पेशेंस के साथ सुनेंगे ताकि आप सारी बातों को अब्जॉर्ब करें और उसके बाद उस पर इंप्लीमेंटेशन भी करें आने वाले दिनों में। सबसे पहले तीन मेजर फेलियर के रीजंस जो आइडेंटिफाई किए हैं मैंने, है ना, ओवरऑल जो आपका साइकिल होता है, जो बार बार प्रीलिम्स में फंसे हुए हैं, वो इन तीन मेजर कारणों से एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते। नंबर वन इज नॉलेज प्रॉब्लम या नॉलेज गैप कह सकते हैं इसको। सेकेंड इज अप्रोच का प्रॉब्लम, अप्रोच में जो प्रोसेस आप फॉलो करते हैं उसमें प्रॉब्लम होती है कई बार। इनको हम डिटेल में चर्चा करेंगे, इनके कंपोनेंट्स को भी डिस्कस करेंगे और हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तीसरा है डी डे परफॉर्मेंस, मतलब जिस दिन आपका एग्जाम है उसके एक हफ्ते पहले से लेकर जो एग्जाम के दिन का परफॉर्मेंस है, इसको डी डे परफॉर्मेंस मैंने कैटेगराइज किया। इसमें जो जो मिस्टेक्स होती हैं, ब्लंडर्स होते हैं, वी विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नॉलेज प्रॉब्लम से। नॉलेज प्रॉब्लम में सबसे पहला इशू होता है गैप का। गैप का किसका? नॉलेज का गैप। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर आप देखें जाके तो उसमें आप कई सारे क्वेश्चंस ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे जो आपके लिए इजी थे या आपके लिए डिफिकल्ट थे या आप उसको सॉल्व नहीं कर पाए, मतलब वो आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन था। तो वैसे क्वेश्चंस जो इजी नेचर के हैं, अगर आप वो क्वेश्चंस भी गलत करके आ रहे हैं तो दैट शोज दैट आपके प्रिपरेशन में गैप है या आपके नॉलेज में गैप है। दूसरी बात, गैप में एक फ्रैगमेंटेड नॉलेज की भी होती है। इसका क्या मतलब है? फ्रैगमेंटेड नॉलेज का मतलब है कि आपको सिर्फ डेटा फैक्ट याद है, उस पीछे की स्टोरी आपको याद नहीं है। जैसे हम हिस्ट्री की बात करें, अगर हम वुड्स डिस्पैच का क्वेश्चन ले लें, है ना, तो वुड डिस्पैच कब हुआ, उसमें कौन से मेंबर्स थे, क्या मेजर मेजर बातें कही गई, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपको ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन एक जगह है तो आपके पास कंप्लीट नॉलेज है। उस पर जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, चाहे वो स्टेटमेंट बेस्ड आए चाहे वो फैक्चुअल आए, आपके पास सारी इंफॉर्मेशन रहेगी। तो फ्रैगमेंटेड नॉलेज और जो हमारा कंप्लीट नॉलेज है किसी भी टॉपिक का, किसी भी सब्जेक्ट, अगर आपके में ये गैप है, दैट इज अनदर इशू, है ना। इसके वजह से हमारा जो इजी क्वेश्चन होता है वो गलत होता है। तो आप ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कहीं आपके अप्रोच में ये गैप तो नहीं है ना। सेकेंड इज इंफॉर्मेशन ओवरलोड। इंफॉर्मेशन ओवरलोड में क्या होता है कि आप जो भी पीडीएफ आ रहा है मार्केट में, जो भी वीडियोस आ रहे हैं, रैंडम कुछ भी आ रहा है, सब कुछ कलेक्ट कर लिया आपने। 10 जगह का टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर लिया, बट आपने उसका कभी सेल्फ एनालिसिस नहीं किया, है ना। आपने 10 जगह के साइंस के नोट्स इकट्ठा कर लिए, एनसीईआरटी भी इकट्ठा कर ली, ये भी पढ़ लेंगे वो भी पढ़ लेंगे, बट देयर इज नो कंसोलिडेशन। नो कंसोलिडेशन का मतलब क्या है कि आपके पास रिवीजन करने में प्रॉब्लम आएगी। रिवीजन करने में प्रॉब्लम आएगी तो आप रिटेंशन नहीं कर पाएंगे अच्छे से। सो अगेन इंफॉर्मेशन ओवरलोड की प्रॉब्लम आएगी। टेलीग्राम चैनल्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, है ना, जितना भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है सब लग रहा है कि ये भी बटर लो, ये बटर लो, ये बटर लो, बट ओवरऑल कंसोलिडेशन इज वेरी लेस। सो अगर आप इस प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं तो यू कैन कमेंट एंड लेट अस नो कि वेदर यू आर फेसिंग दिस इशू इन योर प्रीलिम्स। थर्ड इज पैसिव स्टडी विदाउट एप्लीकेशन। कई बार ऐसा होता है कि हम बुक खोल के बस पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि सिलेबस कंप्लीट कर ले और पढ़ लें, यहां से पूछा गया है, इस चैप्टर से पूछा गया है, इसको भी पढ़ लें, लेकिन जो बेसिक इंफॉर्मेशन है हम वो भी रिटेन नहीं कर पा रहे हैं, ना। जितना भी हमने पढ़ा वो रिटेंशन नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है हमारी, तो एप्लीकेशन पार्ट भी मिसिंग है। सो इस केस में भी क्या होगा, आपका रिटेंशन लो होगा। रिटेंशन लो होगा तो आपको एग्जाम में लगेगा कि अरे ये सवाल देखा देखा तो लग रहा है, ये पढ़ा पढ़ा तो है, लेकिन एक्चुअल वहां पर आप सही टिक करके नहीं आएंगे या आप वहां पर गलत मिस्टेक कर देते हैं। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम होती है। सो पैसिव स्टडी करने वाले लोग प्लीज लेट अस नो कि आप ये काम कर रहे हैं और इसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है आपको। सो दीज आर मेजर 3 इश्यूज जिसकी वजह से आपका नॉलेज प्रॉब्लम होता है। एक तो गैप, दूसरा इंफॉर्मेशन ओवरलोड, है ना, एक तो इंफॉर्मेशन की कमी, इंफॉर्मेशन गैप मतलब कि नॉलेज की कमी है आपके पास। दूसरा इंफॉर्मेशन का ओवरलोड है, मतलब नॉलेज आपके पास बहुत ज्यादा है ना। और तीसरा आप पढ़ रहे हैं, आपके पास नॉलेज भी है लेकिन उसका एप्लीकेशन पार्ट नहीं है। तो तीनों इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इस नॉलेज प्रॉब्लम के, जिसकी वजह से प्रीलिम्स में आपके नंबर कम आते हैं या आप गलत करके आते हैं या आप वहां पर डायलामा वाले सिचुएशन रहते हैं, 50-50 वाले आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। सेकेंड इज
अप्रोच प्रॉब्लम। अब अप्रोच प्रॉब्लम में क्या होता है कि जो प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं वेदर दैट इज करेक्ट और नॉट, है ना, क्या हम सही तरीके से चीजों को लेके जा रहे हैं कि नहीं। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो होता है डीप वर्क। डीप वर्क मतलब खुद का एक बार सेल्फ एनालिसिस करना। सेल्फ एनालिसिस किस चीज का करेंगे भाई? सबसे पहली बात तो अगर आपने 70th दिया, अगर आपने 71st दिया और उसमें आप प्री में फेल हो रहे हैं, तो आपको एक खुद का सेल्फ एनालिसिस करना होगा कि आपके स्ट्रेंथ क्या है ना। आपका स्ट्रेंथ पॉलिटी है कि आपका स्ट्रेंथ साइंस है कि साइंस में भी आपका स्ट्रेंथ फिजिक्स है कि केमिस्ट्री है कि बायोलॉजी है। आप जो मिस्टेक्स कर रहे हैं एक्चुअल एग्जाम में वो किन वजहों से कर रहे हैं ना। हर तरीके के मिस्टेक्स हो सकते हैं, उनमें से आप किस मिस्टेक जोन में है। क्या आपका मिस्टेक जोन है कि आप क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ रहे हैं? क्या आपका मिस्टेक जोन है कि आपने कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको पढ़ के जाना चाहिए था वो आप मिस कर गए हैं? क्या आपका मिस्टेक ये है कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ढंग से सॉल्व नहीं किया? सो देर आर लॉट ऑफ मिस्टेक्स। तो इस चीज का एक सेल्फ एनालिसिस खुद का भी होना चाहिए। एक और सेल्फ एनालिसिस होना चाहिए कि आपकी एक्यूरेसी और अटेम्प्ट का क्या रेशियो है ना। आप अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट किए जा रहे हो ना। लेट्स से कि 71st बीपीएससी में कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बोला कि सर मैंने 140 अटेम्प्ट कर दिया, क्योंकि सब बोल रहे थे कि 140 से नीचे तो कट ऑफ क्लियर होना ही नहीं है ना। प्लीज अंडरस्टैंड कि लास्ट ईयर हमारा कट ऑफ कितना था। लास्ट ईयर हमारा कट ऑफ था 88 जनरल कैंडिडेट के लिए, उससे पहले ज्यादा था। तो पेपर का पैटर्न जैसे चेंज हो रहा है, जैसे जैसे टफनेस बढ़ रहा है, वैसे कट ऑफ भी ड्रॉप हो रहा है। आप इन सब जो YouTube पे बहुत सारे थंबनेल्स आपको दिख रहे होंगे, 115 स्कोर करें, इतना स्कोर करें, 110 स्कोर करें, प्लीज डोंट गो इन दैट फॉल्स होप, है ना। आपको सिंपल कट ऑफ क्लियर करना है। 88 लास्ट ईयर कट ऑफ था, अगर आप 95 प्लस 5 मार्क्स भी अगर जोड़ ले लास्ट ईयर से, तो दैट विल ऑल्सो बी सफिशिएंट टारगेट, है ना। 110 करके और फिर ये एनसीईआरटी पढ़ लो, वो एनसीईआरटी पढ़ लो और कर कुछ भी ना पाओ, अगेन यू विल फॉल इन द सेम ट्रैप। सो डोंट फॉल इन द सेम ट्रैप। आपको खुद से एक अपना सेल्फ एनालिसिस करना है कि भाई मेरी एक्यूरेसी किस जोन में आ रही है। अगर मैं 120 अटेम्प्ट कर रहा हूं तो मेरे गलत कितने हो रहे हैं। आपको कुल मिला के अपनी गलतियों को कम करना है। फॉर दैट वी आर टेकिंग दिस पर्टिकुलर सेशन। जितनी गलतियां हम कम कर सकते हैं उतना हमारा सक्सेस का प्रोबेबिलिटी बढ़ता चला जाएगा। तो एक्यूरेसी वर्सेस अटेम्प्ट, कि हम ओवर अटेम्प्ट कर रहे हैं कि अंडर अटेम्प्ट कर रहे हैं। क्या हम 140 अटेम्प्ट कर दे रहे हैं और 40 गलत कर दे रहे हैं, तो हमारा वैसे भी निगेटिव में कट ऑफ नहीं क्लियर होना है। अगर हम अंडर अटेम्प्ट कर रहे हैं, अंडर अटेम्प्ट मतलब कि हम 100 ही अटेम्प्ट करके आए, तो भी आपका क्लियर नहीं होना है ना। मिस्टेक्स ऑब्वियसली होंगी होंगी 20 25 30। तो अगेन दोनों जोन में नहीं रहना है। एक प्रॉपर जोन हमको ढूंढना है, 120 25 30 35 के आसपास का जोन, जहां की आपकी निगेटिव मार्किंग कम हो, आप कम गलत क्वेश्चन करके आ रहे हो। तो ये सब पॉसिबल है एक सेल्फ एनालिसिस से। तो मैं यहाँ पर आपको एक अपने स्टूडेंट का एक चार्ट दिखाना चाहता हूँ। तो इन द मेंटरशिप सेशन मैं इनको ऐसा एक चार्ट देता हूँ सो दैट दे कैन एनालाइज देयर पेपर जो उन्होंने पिछले साल दिया है और वो फेल हुए हैं। यहां पर देखें ना, ये दिस इज द रिपोर्ट कार्ड पोस्टमार्टम ऑफ द प्रीलिम्स। ये 69 बीपीएससी का एक स्टूडेंट का एनालिसिस है अपना। तो यहां पर अगर आप देखोगे क्या है, टोटल अटेम्प्ट, है ना, उसने 112 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उसमें अनअटेम्प्टेड कितने रहे? 38 रहे। करेक्ट कितना था? 83 था। इनकरेक्ट 26 था। अब ये 26 जो गलत हुए वो किस नेचर के थे? इजी नेचर के, मॉडरेट नेचर के, टफ नेचर के? क्योंकि अगर इजी नेचर का गलत हुआ है तो भाई हमको गलती समझ में आएगी कि मेरे को इस पार्ट पे रिवीजन ज्यादा करना है। अगर टफ है तो वो टफ तो सबके लिए है ना। देयर आर टफ क्वेश्चंस इन एवरी एग्जाम। हर साल कुछ ना कुछ 15-20 क्वेश्चन बहुत टफ होते हैं जो छोड़ने लायक होते हैं। तो अगर इस टफनेस जोन में, तो इसको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मेरा ये क्वेश्चन ज्यादा गलत हो रहा है इसलिए मुझे मेरा प्री का कट ऑफ नहीं निकल रहा है। रैदर प्री का कट ऑफ निकल क्यों नहीं रहा है? क्योंकि मैं ये दोनों चीजें मिस कर रहा हूं। और ये दोनों चीजें कहां मिस कर रहा हूं, उसके लिए यहां पर हमको गोल्डन रेक्टेंगल में आने की जरूरत है। गोल्डन रेक्टेंगल में जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, है ना, जैसे साइंस है, बिहार स्पेशल है, करंट अफेयर्स है, हिस्ट्री है, इन 4 सब्जेक्ट्स को वी कॉल एज गोल्डन रेक्टेंगल। अब इसमें से इसने इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, है ना, अनअटेम्प्ट इतना किया, इसमें से करेक्ट इतने हुए, इनकरेक्ट इतने हुए। तो अब गोल्डन रेक्टेंगल में इसका इनकरेक्ट कितना हो रहा है? 15 क्वेश्चन। 15 में भी इजी, मॉडरेट, टफ। इजी 6 क्वेश्चन गलत हो रहा है। अब आप सोचो कि इजी अगर 6 क्वेश्चन गलत हो रहा है, दैट मींस इट इज अ ब्लंडर, है ना। ये लो हैंगिंग फ्रूट्स को छोड़ने वाली बात है। तो यहां पर रीजन भी लिखा है ना कि किस वजह से ये गलती हो रही है। सिली मिस्टेक, लैक ऑफ रिविजन, लैक ऑफ नॉलेज। तो यहां से क्लियरली आपको आइडेंटिफाई होगा। और डेप्थ में जाके अगर आप खुद से एनालाइज करना हो तो सब्जेक्ट वाइज कर सकते हैं कि फिजिक्स के कितने क्वेश्चन थे, इजी लेवल के, मॉडरेट लेवल के, टफ लेवल के, उसमें से आपने कितनी गलती की है। एंड देन आपको एक रीजन फॉर फेलियर आपका आइडेंटिफाई करना है। क्योंकि ऑब्वियसली है ना, अगर कोई चीज हमसे बार बार नहीं हो रही है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा ना। आपके साथ के बच्चे क्लियर कर रहे हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में आ रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो अंतर होगा स्ट्रैटेजी में, अप्रोच में, माइंडसेट में। तो वी आर ट्राइंग टू डिकोड दिस। सबसे पहले उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अपने आप को सेल्फ एनालाइज करना होगा, अपने मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना होगा, ना कि
कोई XYZ आके बोल दे कि ये कर लो, फलाने की कोचिंग कर लो, फलाने का ये कर लो, ये कोर्स कर लो, वो कर लो, ये टेस्ट सीरीज कर लो, उससे एग्जाम नहीं निकलता। आप इस साइकिल में फंसे ही रह जाएंगे, आप रियलाइज भी करते होंगे और ये चीज फैक्ट भी है। सो यहां पर अगर हम देखें, दिस स्टूडेंट हैज द प्रॉब्लम ऑफ लो अटेम्प्ट, है ना, इसने ऑब्वियसली लो अटेम्प्ट किया। यहां पर आप देखो कैसे एनालाइज करके निकल गया, 112, है ना। एक्यूरेसी वीक है, अटेम्प्ट ज्यादा कर रहे हैं फिर भी गलती ज्यादा हो रही है, वेरी वीक रिविजन, है ना। यहां पर मिस्टेक कितना है, 16। लूज ग्रिप ऑन गोल्डन रेक्टेंगल सब्जेक्ट, तो क्लियरली सब्जेक्ट का भी आइडेंटिफिकेशन हो गया, प्रॉब्लम का भी आइडेंटिफिकेशन हो गया कि एक्यूरेसी नहीं है, मैं अटेम्प्ट कर रहा हूं, गलत ज्यादा हो रहा है, सही कम हो रहा है, अटेम्प्ट भी लो है। तो ओवरऑल ही हैज गॉट द क्लैरिटी कि उसका प्रॉब्लम क्या है। आपका अपना प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होना जरूरी है, ये चीजें आप खुद से भी कर सकते हो। सो दिस इज वन। एक और एग्जांपल दिखाता हूं, दूसरा स्टूडेंट, उसकी प्रॉब्लम क्या है आप देखो। ही इज अनदर स्टूडेंट ऑफ आवर मेंटरशिप प्रोग्राम। अब इसकी प्रॉब्लम देखो, सेम पूरा का पूरा शीट वैसा ही है, सेम एनालिसिस है, बट यहां पर इसकी एनालिसिस देखेंगे, लैक ऑफ स्ट्रांग होल्ड ओवर सब्सटैंशियल मार्क स्कोरिंग पोर्शंस लाइक हिस्ट्री, करंट अफेयर, साइंस, बिहार स्पेशल। तो इसका ये वाला पार्ट वीक है ना। इसके अलावा देयर इज अ लैक ऑफ कंप्रिहेंसिव सब्जेक्ट नॉलेज आल्सो, सो ही इज अ फ्रेशर। तो इसके साथ प्रॉब्लम्स अलग हैं। तो आपको इंडिविजुअल लेवल पे अपनी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करनी है और उसके हिसाब से आपको अपना स्ट्रैटेजी, अपना प्लान, अपना रिवीजन, अपना टेस्ट सीरीज, जो भी आपको करना है इसके बेसिस पे आप करेंगे। तो सबसे पहली बात हमने क्या डिस्कस की यहां पर, अप्रोच में डीप वर्क। अब यहां से आपको देखो, अभी मैंने दिखाया, आपको स्ट्रेंथ भी पता चल गया, मिस्टेक भी पता चल गया, एक्यूरेसी, अटेम्प्ट का एनालिसिस भी पता चल गया। तो अब आप अपने लिए ज्यादा अवेयर हैं कि भाई मेरी प्रॉब्लम क्या है, मेरा सॉल्यूशन क्या हो सकता है ना। जब तक आपको अपनी प्रॉब्लम नहीं पता होगी तब तक हम सॉल्यूशन की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं। और कोई कॉमन भेड़चाल तो सॉल्यूशन का है नहीं कि ये चीज कर लेंगे तो हो ही जाएगा, XYZ की कोचिंग कर लेंगे तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको अप्रोच में ये चेक करना है कि आपने ये काम किया है कि नहीं, है ना। आप ये काम करें और उसके बाद फिर आप देखें कि आपके इश्यूज क्या है। तो वी विल मूव टू द नेक्स्ट थिंग इन अप्रोच प्रॉब्लम। अगला इशू क्या है कि अपना कोई पर्सनल प्लान, अपना कोई पर्सनल स्ट्रैटेजी नहीं है। तो जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक हमारे पास ये नहीं होगा। अगर हम डीप वर्क किए बिना ये पर्सनल प्लान और स्ट्रैटेजी बना ले तो ये प्लान ऑलमोस्ट लास्ट ईयर जैसा ही होगा। आपको जो लास्ट ईयर आपने किया था कि चलो 10 दिन ये पढ़ लेते, 10 दिन ये पढ़ लेते, 10 दिन ये पढ़ लेते, बट पढ़ें क्या, है ना। XYZ सब्जेक्ट पढ़ तो लें, लेकिन क्या आप बार बार वही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, है ना, बार बार वही चैप्टर पढ़ रहे हो। जिस चैप्टर में गलती हो रही है उस चैप्टर को आप ज्यादा रिवाइज नहीं कर रहे हो, तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपका ही लॉस होगा, आप फिर से उसी साइकिल में फंसे रहेंगे। सो आइडेंटिफाई कि आपने ये दो काम अभी तक किया है कि नहीं। किया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो प्लीज ट्राई टू डू दिस पर्टिकुलर थिंग एंड देन मूव फॉरवर्ड। तीसरा अप्रोच में प्रॉब्लम क्या है कि जो हम माइंडसेट बना लेते हैं वो पढ़ने का माइंडसेट है ना। एवरीवन इज टेलिंग कि ये एनसीईआरटी है, क्लास 12th की है, क्लास 11th की है, या ये पढ़ लो वो पढ़ लो, बट क्या हमारे दिमाग में माइंडसेट क्लियर है कि हमारे को कट ऑफ टारगेट करना है rather than chasing the books, है ना। we have to target on the cut off. This is a very very important thing which I have observed in my last 8 years among the toppers, है ना। जो भी प्री क्लियर करता है उसमें ये कट ऑफ की मेंटालिटी रहती है कि आई हैव टू कट क्लियर द कट ऑफ, है ना। जो हाई यील्ड टॉपिक हैं हर सब्जेक्ट्स में उनको हमको कवर करना है ज्यादा अच्छा से, क्योंकि अगर उससे आया सवाल तो मेरा सवाल गलत नहीं होना चाहिए। और हमने एनालाइज करके भी बताया है कि देयर आर सर्टेन टॉपिक्स विच बीपीएससी इज टारगेटिंग, और ये हाई यील्ड सीरीज की वीडियो वी विल ब्रिंग इन द अपकमिंग डेज, है ना। लगातार आपको सारे सब्जेक्ट्स की ये हाई यील्ड टॉपिक्स की वीडियोस मिल जाएंगी ताकि आप उन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करें और रिवीजन ज्यादा करें। सो दिस इज द कट ऑफ मेंटालिटी। आपको कट ऑफ को दिमाग में रखना है कि मुझे कट ऑफ क्लियर करना है, ये नहीं कि 50 किताब उठा लिए, 50 नोट्स उठा लिए, सब कुछ ले लिए, इधर उधर 50 टेस्ट ले लिए, एनालाइज कुछ नहीं कर रहे, कंसोलिडेट कुछ नहीं कर रहे। सो कट ऑफ की मेंटालिटी क्लियर रखेंगे कि वी हैव टू टारगेट हाउ मच लास्ट ईयर का कट ऑफ से +10। जनरल कैंडिडेट है, बहुत ज्यादा ओवर एम्बिशियस हो रहे हैं तो +10, 88 +10 98, 100 टारगेट करेंगे। जो लोग थोड़ा कम करना चाहते हैं तो 95 इज ऑल्सो अ वेरी सेफ जोन। जो पैटर्न आज के समय में है इससे ज्यादा कट ऑफ कभी नहीं जाएगा, है ना। बीपीएससी एकदम वन लाइनर तो अब बनाने वाला है नहीं, जो भी बनाएगा थोड़ा कॉम्प्लेक्स ही बनाएगा। तो लास्ट ईयर का कट ऑफ अगर 88 गया है तो इस साल थोड़ा सा और डिफिकल्ट जाएगा। सो अगेन 88 के नीचे और या 2 4 5 नंबर ऊपर नीचे ही रहेगा मैक्सिमम, तो इससे ज्यादा जाना नहीं है। तो अपने को जो बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस लोग बना रहे हैं 110 115 टारगेट करें, है ना, डोंट फॉल इनटू दैट फॉल्स होप। क्लियर रखेंगे कि 88 ±5 10 जो भी आपको मन है उस जोन को टारगेट करना है। उसके बाद जो अपना अटेम्प्टिंग स्टाइल है ना, जो एक्यूरेसी अटेम्प्ट की बात की है, ओवर अटेम्प्ट, अंडर अटेम्प्ट, इस पे फोकस करना है कि मेरा क्या सेफ जोन है, मेरा क्या एक गोल्डीलॉक जोन है ना। जो आप गोल्डीलॉक जोन पढ़ते हो जो कि एक कंफर्टेबल जोन होगा जिसमें कि आप प्री आराम से निकाल के ले जाओ। वी हैव टॉक्ड अबाउट
द अप्रोच प्रॉब्लम ऑल्सो, है ना, जो हमारा अप्रोच है, जो हमारा प्रोसेस का पार्ट है, जो ब्रॉड ब्रॉड प्रोसेस का पार्ट है, ये कोर एलिमेंट्स है। अगर आपने इस पे काम कर लिया तो बाकी चीजें जो है आपकी अपने आप ही सही होते चली जाएंगी। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जो इमोशनल मैनेजमेंट। अब हम बात आते हैं टेम्परामेंट। नॉलेज की हमने खूब सारी बात कर ली, अब बात करते हैं थोड़ी सी टेम्परामेंट की। इसमें जो सबसे प्रॉब्लमैटिक एरिया जो मैंने देखा है बच्चों के बीच में, वो है कंपैरिजन मोड का ऑन होना। हर समय दे आर इन द कंपैरिजन मोड, आइदर विद देयर फ्रेंड और इन सम ग्रुप, कि उसके इतने नंबर आए हैं, है ना, मेरे इतने नंबर आए हैं, या मेरे ज्यादा नंबर आए हैं, तो आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट। टेस्ट सीरीज का स्कोर आपका ओरिजिनल एग्जाम का स्कोर नहीं होता। टेस्ट सीरीज के बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे नीचे, बट कंपैरिजन मोड में नहीं आना है। टेम्परामेंट क्लियर रखना है कि भाई मेरी प्रॉब्लम है, मेरा सॉल्यूशन है, मुझे अपनी चीजों पे काम करना है, रेदर देन कंपेयरिंग विद समवन। फिर हम फोमो में आ जाएंगे, है ना, कंपैरिजन जहां करने लग जाएंगे फोमो में आएंगे, फियर में आएंगे। सो देयर विल बी ईच एंड एवरीथिंग कमिंग। तो फोमो भी हमको एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है जो पीछे ड्रैग करता है ना, बिकॉज फोमो में ही हम अपने अपने प्रोसेस को, अपने आप पे विश्वास छोड़ देते हैं और फिर फियर के पीछे भागते हैं, इधर फियर के पीछे और इमोशन के पीछे। और आप समझते ही हो कि एवरीथिंग इन दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री इज ड्रिवन बाय फियर एंड इमोशन। तो आपको इस फियर और इमोशन के ड्राइव में नहीं आना है, रैदर समझदारी के साथ काम करना है। जो हमने ऊपर डिस्कस किया प्रोसेस की बात और उसके पहले जो बात की, उसको समझते हुए अपने प्रिपरेशन को धार देनी है। तो फोमो की बात हो गई टेम्परामेंट में। फियर ऑफ फेलियर, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बिकॉज जिसका भी प्रीलिम्स जो भी जिस स्टेज में अटकता है ना, कई स्टूडेंट्स जो मेंस में आते हैं उनका होता है कि सर 3 मेंस हो गया, 4 मेंस हो गया, मेंस ही नहीं निकल रहा है। और मेंस में ऐसा फियर फैक्टर होता है कि इस बार भी नहीं निकलेगा, कुछ भी कर ले नहीं निकलेगा, है ना। सेम फियर फैक्टर आपका प्रीलिम्स में भी होता है कि 3 बार 4 बार से प्रीलिम्स नहीं निकल रहा तो इस बार भी नहीं निकलेगा। बट प्लीज कीप इन माइंड कि इस चीज के लिए ही हम इतना सारा प्रोसेस आपको बता रहे हैं कि अपने इश्यूज को आइडेंटिफाई करना है, उस पर काम करना है, फियर नहीं रखना है फेलियर का। बिकॉज आप अगर सोच सकते हैं इस एग्जाम को क्लियर करने का, आपने ये प्रिपरेशन शुरू किया है, इसका मतलब आप क्लियर कर सकते हैं, आपका पोटेंशियल है ना। अब आप गलतियां कहां कर रहे हैं ये आपको आइडेंटिफाई करना जरूरी है, और ये फियर अपने आप ही धीरे धीरे निकल जाएगा एज यू गो इन द राइट डायरेक्शन। एक डायरेक्शन बहुत जरूरी है इस एग्जाम में, एक मेंटरशिप, एक गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट आप अपने सही रास्ते पे चलते रहें और इस फियर के ट्रैप में ना आए, है ना। सो दिस इज अगेन वन ऑफ द वेरी बिग रीजंस यू डू ऑल दोज थिंग्स विच वी हैव डिस्कस्ड, है ना। ऊपर जो डिस्कस किया है उस चीज को आप करें एक बार, और धीरे धीरे आप अपने अंदर विश्वास लाएं कि अगर आप सही चीज करेंगे, सही तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये एग्जाम निकलेगा, है ना, डेफिनेटली निकलेगा। अभी हम लोग और डिस्कस करेंगे जो दिक्कतें होती हैं, तो यू विल अंडरस्टैंड कि ये फियर ऑफ फेलियर आपके अंदर आ कहां से रहा है। एक बार आप इस बारे में भी सोचेंगे और उसको भी पेन डाउन करेंगे, अपनी एक डायरी बनाएंगे, वहां पर लिखेंगे कि भाई क्यों आ रहा है ये फियर ऑफ फेलियर, है ना। वंस यू राइट दैट यू विल गेट क्लैरिटी। सो अगेन इस पे भी आप काम करना शुरू करेंगे अगर आपका ये प्रॉब्लम है तो। देन डिस्ट्रैक्शन बाय सोशल मीडिया, कंटिन्यूअस डिस्ट्रैक्शन, रील्स, शॉर्ट्स, यूट्यूब के वीडियोस, टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन, कुछ भी पीडीएफ आ रहा है, कुछ भी पोस्ट आ रहा है, हर चीज को हम सेव कर रहे हैं डॉक्यूमेंट को। सो अवॉइड दिस ऑल्सो। एक बार आपको समझ में आ गया कि भाई अभी मेरे को क्या करना है साइंस में, ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो एग्जीक्यूट करिए, है ना, एग्जीक्यूट करिए एंड देन मूव फॉरवर्ड। डोंट बी टू मच डिस्ट्रैक्टेड बाय सोशल मीडिया, है ना। every time something new comes you will leave your own thing. So these are some of the problems of temperament, emotional management। इसको करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत लोग एक्चुअल में इस वजह से फेल होते हैं। पढ़ा सब कुछ होगा, है ना, लाइब्रेरी में साल भर मेहनत कर रहे होंगे, बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे, आई डेफिनेटली फील योर पॉइंट कि आप सब बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम इस डर के ट्रैप में आ जाते हैं, और ये डर का ट्रैप ही सबसे ज्यादा घातक होता है। और डर का ट्रैप आता क्यों है? क्योंकि आपकी इनसिक्योरिटी है। तो इस बात को बहुत ध्यान रखेंगे कि टेम्परामेंट इज इक्वली इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू नॉलेज, है ना। नॉलेज जितना जरूरी है उतना टेम्परामेंट का सही होना भी जरूरी है। आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं, आपको ऑफिसर लाइक हार्ड मेंटालिटी, स्टील फ्रेम कहते हैं ना ब्यूरोक्रेसी को, तो आपको भी स्टील फ्रेम की तरह सोचना है, सो दैट आप इस प्रोसेस को सही तरीके से एग्जीक्यूट कर पाए। सो टेम्परामेंट, इमोशनल मैनेजमेंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज एग्जाम हॉल के इश्यूज। एग्जाम हॉल में जो मेजर इशू होता है ना, वो होता है पैनिक कर जाने का, पैनिक होना, स्ट्रेस होना एग्जाम के एक हफ्ते पहले से कि इतना रिवाइज कैसे करना है। इन्हीं सबको हमको अभी से प्लान करके चलना है कि अगर हम साइंस पढ़ रहे हैं तो हमको अभी से कॉन्सोलिडेट करते चलना है। अगर हम घटना चक्र पीवाईक्यू कर रहे हैं तो हमको अभी से कॉन्सोलिडेट करके चलना है। जितना आप कॉन्सोलिडेट करेंगे उतना ज्यादा आपका रिविजन आसान होगा ना। अगर आपको 200 पन्ना पढ़ना पड़े, है ना, लास्ट के, अगर आप सोचेंगे कि मैं 7-8 सब्जेक्ट्स को लास्ट के एक हफ्ते में
फिर से रिवाइज कर लूं, तो वो इम्पॉसिबल टास्क होता है। तो जैसे हमारे पास टाइम कम है, काम ज्यादा है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, स्ट्रेस क्रिएट होगा। और उसी के साथ साथ आ जाएगा फ्यूचर की चिंता, एग्जाम कैसा होगा, पेपर कैसा आएगा, ये होगा वो होगा, फियर फियर मॉन्गरिंग होगी। तो फ्यूचर का सोच सोच के वी विल बी एंग्शियस ऑल्सो। एंड पैनिक, पैनिक इस वजह से होता है कई बार कि आप एग्जाम हॉल में जाते हैं और आपको दिखता है कि सारा क्वेश्चन जो शुरुआत का है, लेट से 7-8 क्वेश्चन है, वो आपको आ ही नहीं रहा है, या शुरुआत के 7-8 क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट आ गए, तो आप वहां पर अपना कूल लूज कर देते हैं, तो पैनिक हो जाते हैं। और उसके वजह से फिर बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, जैसे कि रीडिंग मिस्टेक हो जाएगी, बबलिंग मिस्टेक हो जाएगी। और ये सब क्या होते हैं, लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं ना। रीडिंग मिस्टेक कर दिया, इजी क्वेश्चन में गया, आपका कॉम्पिटिटर जो है वो यूपीएससी का एस्पिरेंट है, यहां पर आप मार्क्स लूज कर जाएंगे। सो यहां पर जो पैनिक है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, इसका मैनेजमेंट हमको अभी से ही करना पड़ेगा, है ना। ये नेचुरल है। आप जब एग्जाम के आखिरी के दौर में आएंगे तो आपके पास ये सब चीजें आना लाजमी है। बट अगर हम अभी से जो प्रोसेस है हमारा, चाहे वो पढ़ने का हो, चाहे कंसोलिडेशन का हो, चाहे वो प्रैक्टिस का हो, अगर हम इसको अभी सिस्टमैटिकली करते चलेंगे तो ये चीजें कम हो जाएंगी, बहुत हद तक कम हो जाएंगी। एंड वी विल ऑल्सो ट्राई टू मेक सम वीडियोज सो दैट आपको ये चीजें ना झेलनी पड़े लास्ट के मोमेंट में। सो ये मिस्टेक, ये मिस्टेक, ये मिस्टेक, दीज आर व्हाट एग्जाम हॉल के इश्यूज हैं जो एग्जाम के पीरियड में आपके पास आते हैं। अगेन वन मोर थिंग इज ओवर थिंकिंग, है ना। ओवर थिंकिंग में क्या प्रॉब्लम होती है कि आप जो ऑप्शंस देखते हैं, है ना, आप ऑप्शंस देख के उस पर कई बार 2 बार सोचने लग जाते हैं, है ना। एक बार आपने टिक कर लिया कि ये वाला सही है, फिर दोबारा आप दूसरे राउंड में आएंगे, फिर आपने उसको चेंज करके दोबारा दूसरा टिक कर दिया, और फाइनली आपको ऐसा आप फाइनली आपने ऐसा देखा होगा कि वो आंसर आपका गलत हो गया। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि किसी भी क्वेश्चन को सही से पढ़ना है, बट ओवर थिंकिंग नहीं करना है। ओवर थिंकिंग करने से क्या होता है कि कई बार गलत हो जाता है, और जो हमारा इंस्टिंक्ट कहता है ना पहली बार में, वो मोस्ट ऑफ द टाइम सही रहता है। अगर आप 20 क्वेश्चन कर रहे हैं और आपने अगर अपना लेट से 50-50 वाले क्वेश्चन, अगर आपने उसमें इंस्टिंक्ट से जो आपका पहला दिमाग रिकॉल करता है वो आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो सही होता है। तो आप ऐसे भी पॉजिटिव स्कोर में जाएंगे। बट ओवर थिंकिंग करने के कारण यहां पर निगेटिव ज्यादा हो जाता है। तो जिनके साथ भी ये प्रॉब्लम है, इसको आइडेंटिफाई करें, जब प्रैक्टिस कर रहे हैं टेस्ट उस पर वो अप्लाई करें, है ना, एंड देन यू नोट दिस प्रॉब्लम। तो ये सारे जो आपके एग्जाम हॉल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, दीज आर द प्रॉब्लम्स जिसको आपको ध्यान में रखना है। और 2 बात इंपॉर्टेंट है ना। एक तो रिजिड माइंडसेट की, रिजिड माइंडसेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। आप में से कई लोग ऐसा दिमाग में बैठा के जाते हैं, है ना, या किसी ने बोल दिया होता है कि 140 से कम अटेम्प्ट करोगे तो तुम्हारा तो पीटी निकलेगा ही नहीं, है ना। इतना तो अटेम्प्ट करना ही करना है, भले पेपर कैसा भी आए, है ना। अगर 69 टाइप का पेपर दे देगा तो आप कहां से 140 अटेम्प्ट कर लोगे, है ना। इतना लेंदी पेपर, और ऑफ कोर्स कभी भी पैटर्न चेंज हो सकता है, कुछ भी चेंज हो सकता है। तो रिजिड माइंडसेट लेके नहीं जाएंगे। एक स्कोर हम ऐसा डिसाइड करेंगे, एक अपना, जो मैंने ऊपर भी बात की, कि एक अपना स्कोर डिसाइड करेंगे कि जहां आप सेफ जोन में खेल सकें। अगर पेपर टफ आया, अगर पेपर इजी आया तो डेफिनेटली आप ज्यादा अटेम्प्ट करेंगे। अगर पेपर टफ आया तो आप उस हिसाब से अपने आप को अडेप्ट भी करेंगे पेपर के दौरान, है ना। कई बार इसमें आप नहीं कर पाते हैं बिकॉज पहले से प्री डिटरमाइंड माइंडसेट होता है कि यही करना है हमको जाके एग्जाम में, तो थोड़ा सा फ्लूइड भी रहेंगे, है ना। देन पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी, अब इसमें भी कई लोग मिस्टेक करते हैं, जैसे कितने राउंड करना है। अब जैसे हमारे पास ई ऑप्शन इंट्रोड्यूस हो गया है ना, ई ऑप्शन इंट्रोड्यूस होने के बाद ऑब्वियसली जो टाइम था बबलिंग का, उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। तो जितने राउंड्स आप करते हो ना, लेट्स से 1 राउंड, 2 राउंड, 2 राउंड तो ऑलमोस्ट सबको करना चाहिए, बट कई लोग 3-3 राउंड, 4-4 राउंड का ऐसा सोच के जाते हैं कि 3 राउंड करेंगे और फिर हम ओएमआर अटेम्प्ट करेंगे। तो इसमें भी कई बार टाइम ज्यादा लग जाता है, और यहां पर भी आप लास्ट मोमेंट में क्या करने लग जाते हो, मार्क करने लग जाते हो जो क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं फाइनली जाके। तो रैंडमली हमको कुछ भी नहीं करना है, पहले से प्रैक्टिस करने के समय ही फिक्स कर लेंगे कि मेरा 2 राउंड में कंप्लीट हो जाए। 2 राउंड इज सफिशिएंट, है ना। 2 घंटे का टाइम रहता है, 2 राउंड में आपका पेपर भी आराम से हो जाएगा, ओएमआर भी आप अच्छे से भर लोगे। ओएमआर भरने में भी गलती नहीं करनी है कि हम पहले एक बार में पूरा ओएमआर भर लेंगे, है ना, पूरा पेपर 150 का 150 अटेम्प्ट कर लिया, फिर लास्ट में ओएमआर लेके बैठे हैं, वो गलती भी नहीं करेंगे। कई बार क्वेश्चन टफ रहेगा, कई बार टाइम की कमी हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है, और लास्ट में ओएमआर के लिए रखेंगे, और फिर ये गलती हो जाती है कि हम जल्दी जल्दी बबल करने के चक्कर में ऊपर का नीचे बबल भर दिए, आपका गया मार्क्स। कल हम लोग का साइंस का टेस्ट था, उसमें एक स्टूडेंट ने जब टेस्ट दे दिया तो वो मेरे से बता रहा था कि उसका ई ऑप्शन था और जो डी ऑप्शन था उसको ध्यान में ही नहीं था, क्योंकि अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस आदत उसको ऑप्शन डी की है, तो उसने ई की जगह डी मार्क कर दिया, तो ऐसे उसके 2 क्वेश्चंस गलत हो गए। तो इस तरीके के जो सिली मिस्टेक्स होते हैं ना, यही आपके कट ऑफ में अंतर डाल देते हैं, कट ऑफ क्लियर नहीं करने देते। तो ओएमआर बबलिंग से रिलेटेड, कितने राउंड्स पेपर अटेम्प्ट करना, ये सारी चीजें आप अभी से प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप
एक्चुअल एग्जाम में ये गलतियां ना करें, और ये लास्ट मोमेंट मार्किंग वाला जो फंडा है इसको बिल्कुल अवॉइड करेंगे। लास्ट में लगता है हमको कि जल्दी जल्दी मार्क कर दो, 10 क्वेश्चन और मार्क कर देते हैं, कुछ भी गोला भर देते हैं। नहीं, डोंट डू दिस। मैक्सिमम टाइम्स ये चीज गलत होती है अनटिल कि आपने पहले से अपने पेपर में मार्क नहीं कर लिया है कि हाँ ये मुझे अटेम्प्ट करना ही करना है ना। अदरवाइज रैंडम मार्किंग नहीं करेंगे। तो दीज आर सम ऑफ द मिस्टेक्स जो एग्जाम हॉल में बच्चों से होती है, और जिसकी वजह से इजी मार्क्स, लो हैंगिंग फ्रूट्स लूज करते हैं। तो अभी तक हमने 3 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ प्रॉब्लम समझ ली, उसके साथ जो भी सॉल्यूशन था है ना वो मैंने आपको बताया। अब हम लोग मूव करते हैं कुछ ऐसे क्लियर स्टेप्स जो हमने ऊपर डिस्कस किया, उसको ही कंसोलिडेट करके आई विल टेल यू समथिंग सो दैट यू गेट अ क्लैरिटी कि स्टेप बाय स्टेप क्या क्या चीज फॉलो करनी है। नंबर 1, ध्यान में रखना है सिलेबस कवरेज। बहुत ज्यादा उस पर परेशान नहीं होंगे। जो बेसिक कोर सिलेबस है, पीवाईक्यू है, वो आपको कवर करना है, एंड देन उसको कॉम्प्रेस भी करना है। कॉम्प्रेस मतलब कॉन्सोलिडेट भी करना है, ताकि आप एग्जाम के पहले उसको रिवाइज भी कर सके, है ना। अगर आप 500 पन्ने की अगर किताब को सोचेंगे कि हम एग्जाम के पहले रिवाइज कर लेंगे, तो वो बहुत ही इंपॉसिबल टास्क है। तो ट्राई टू कॉम्प्रेस, कुछ की पॉइंटर्स बना लें, या जो भी आप नोट्स पढ़ रहे हैं, जो भी आपको सोर्सेज हैं, उनको आप बार बार रिवाइज करें, कॉम्प्रेस करके, कॉन्सोलिडेट करके। तो इसमें सबसे पहले अपने रिसोर्सेज को फिक्स करेंगे, है ना, हर सब्जेक्ट का या हर टॉपिक का, या जो भी आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर रिसोर्स से मेरा काम बन जाएगा, वो आपको फिक्स कर लेना है। मास्टर पीवाईक्यू और स्टैटिक, है ना, 2 चीजें आपको मास्टरी कर लेनी है पीवाईक्यू को, बिकॉज पीवाईक्यू से भी रिपीट होता है। 71st में भी रिपीट हुआ है, और एडीओ के पेपर में भी अगर देखोगे तो थीम्स रिपीट हुई है, टॉपिक्स भी रिपीट हुए हैं। तो डोंट लूज ऑन इजी मार्क्स, है ना। अगर आप इजी मार्क्स लूज कर जाओगे, स्टैटिक वाला पार्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि स्टैटिक इज द किंग, है ना। किसी भी प्रीलिम्स का स्टैटिक हमेशा किंग होता है। स्टैटिक मतलब क्या हो गया, आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, बेसिक इकोनॉमी, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, दीज आर सम ऑफ द स्टैटिक थिंग्स जो आपको बहुत अच्छे से करना है। बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स के पीछे परेशान नहीं होंगे। करंट अफेयर्स भी बीपीएससी जो पूछ रहा है वो स्कैटर्ड सोर्सेस से पूछ रहा है, कुछ न्यूज़पेपर से पूछ रहा है, कुछ इधर से पूछ रहा है, कुछ उधर से पूछ रहा है, एक जगह से नहीं पूछ रहा है, और डिफरेंशिएटेड नेचर का करंट अफेयर्स है। तो हम लोग भी डायरेक्टेड सीरीज में करंट अफेयर्स कवर करेंगे इन आर वज्र कोर्स। आपको जहां से भी पढ़ना है आप पढ़िए। स्टैटिक में क्या होगा कि अगर आप इजी क्वेश्चंस लूज करेंगे जो फंडामेंटल सोर्सेज से हैं, वहां से मिस करेंगे, देन देयर विल बी अ प्रॉब्लम, बिकॉज जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं उनका वो बहुत स्ट्रांग है। करंट अफेयर्स में आप समझो कि 30 क्वेश्चन रहता है, तो 5 क्वेश्चन तो ऐसा रहेगा वो किसी सॉल्व नहीं होगा, और सबसे गलत होगा ही होगा। उसमें 100% एक्यूरेसी लाना बहुत मुश्किल है। लेकिन ज्योग्राफी है, इसमें आप 90% एक्यूरेसी ला सकते हैं, है ना। सो थिंक ऑफ दिस, स्टैटिक पे ज्यादा फोकस करना है ना। करंट अफेयर्स हो जाएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट बात है कि प्लानिंग तो हम लोग बहुत कर लिया। अभी मैंने आपको जो बताया, सारी प्लानिंग की बात बताई, आपने यूट्यूब पे तमाम वीडियो देखे होंगे, है ना, प्लानिंग के, आप सब चीज देख के आ चुके हैं। मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि एग्जीक्यूशन पे हमको फोकस करना है। अगर हमने प्लानिंग बहुत सारी कर ली है और एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, तो हमारा रिजल्ट भी वैसा का वैसा रहेगा जैसा लास्ट ईयर है। तो प्लानिंग भी करें, प्लानिंग से पहले सेल्फ एनालिसिस करें, सेल्फ एनालिसिस के बाद प्लान करें, प्लान के बाद डेली एग्जीक्यूट भी करें। एग्जीक्यूशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज पे फोकस करना है। देन रिवीजन, जो हमने लास्ट एक वीडियो भी बनाया था 80 डेज प्लान, उसमें 50 दिन जो कवरेज था, सिलेबस कवरेज का था, 20 दिन रिवीजन का था राउंड 2, और लास्ट का 10 दिन राउंड 3 रिवीजन के लिए था। तो आप शायद आप चाहें तो वो स्ट्रैटेजी भी फॉलो कर सकते हैं रिवीजन की। अदरवाइज रिवीजन से रिलेटेड वी विल ब्रिंग मोर वीडियोस फॉर यू ऑल। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, इस पे फोकस करना है, पहली बात। दूसरी चीज मॉक टेस्ट है ना। मॉक टेस्ट को हम एनालिसिस की तरह यूज करेंगे, ना कि अपने ईगो बैटल की तरह कि मेरे इतने मार्क्स आए, है ना। आपका कोई आपके दोस्त के साथ, आपके रूममेट के साथ कंपटीशन नहीं है। दैट इज एन ओपन कंपटीशन। आपको पता भी नहीं है कि किस तरीके के बच्चे हैं, है ना, जो एग्जाम दे रहे हैं, किस लेवल के बच्चे हैं, है ना। देर आर मेनी स्टूडेंट्स जो फॉरेन से आके एग्जाम दे रहे हैं, आईआईटी के हैं, एम्स के हैं, जेएनयू के हैं। देर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, बट मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनका भी निकलेगा, उनका भी नहीं निकलता है प्री। तो मॉक टेस्ट को ईगो बैटल की तरह नहीं लेना है। रैदर मॉक टेस्ट हमको इस तरीके से सोचना है कि यहां से हमको गलतियां आइडेंटिफाई करनी है। कोई भी हम मॉक करते हैं तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या होता है, उससे सीखें क्या हम, है ना। तो सीखना है हमको कि हम मिस्टेक्स क्या क्या कर रहे हैं। एक बहुत ही फेमस कहावत है, आप सबने सुना होगा, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। तो हमको मॉक टेस्ट के थ्रू ब्लीडिंग पॉइंट्स देखने हैं कि क्या क्या मेरी गलतियां हो रही है, वो आइडेंटिफाई करना है। अगर आप एक्चुअल एग्जाम में उन गलतियों को अवॉइड कर पाए, तो डेफिनेटली यू विल स्कोर वेरी गुड। तो मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है। एक एनालिसिस शीट भी आपको दिखाई है ना, दिस इज द एनालिसिस शीट ऑल्सो, कि जो हमारा टेस्ट है, जैसे ये हमारे लास्ट ईयर के स्टूडेंट का एनालिसिस शीट है,
मैं आपको ये दिखाऊं, जैसे ये टेस्ट है, कोई सा भी टेस्ट दिया है ना, लेट्स से कि ये फुल लेंथ टेस्ट है, ये वाला मैं दिखा देता हूँ, है ना। फुल लेंथ टेस्ट है, अब इसमें जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो थे, है ना, हर सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आए, उसमें कितना अटेम्प्ट किया, सही कितना हुआ, गलत कितना हुआ, है ना। दीज आर क्या, 100% श्योर क्वेश्चन। तो 100% श्योर जिसमें आप थे, उसमें अटेम्प्ट कितना किया, गलत कितना हुआ, सही कितना हुआ, तो इससे आइडेंटिफाई हो जाएगा कि आपकी एक्यूरेसी क्या जा रही है, जिसमें आपको लगा था कि आप 100% श्योर है। बट अगर दूसरे वाले ऑप्शन को देखें, 50-50, जिसमें आपको दो एलिमिनेट करना था, उसमें आपने कितना अटेम्प्ट किया, कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ, इसका आपको सही एनालिसिस होगा कि आपका एक्यूरेसी क्या जा रहा है, आपका थॉट प्रोसेस क्या हो रहा है, आप क्यों मार्क किए। इसकी जब हम गहराई से एनालिसिस करेंगे तो यहां पर आप अपने कमेंट्स लिख लोगे, और ये जब कमेंट्स आप लिख लोगे तो यहां पर आपको क्या करना है, अपना एक एरर बुक बनाना है ना, सेल्फ एनालिसिस करना है हर मॉक टेस्ट का, और एक एरर बुक बनाना है यहां पर, ताकि आपका जितना भी एरर है वो सारी एक जगह लिखा हो, और वो आप बार बार देखते रहो, है ना, कि इस वजह से मेरी गलती हो रही है, ये मुझे रिपीट नहीं करना, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी चला जाएगा। और एक्चुअल एग्जाम में आप देखेंगे कि आपका माइंड कितना एक्टिव रहता है, आप कोई भी सिली मिस्टेक नहीं करेंगे कि आप पढ़ रहे हैं, नॉट है कि नहीं है ना, करेक्ट है, इनकरेक्ट है क्या, आप बहुत फोकस्ड वे में पढ़ेंगे हर क्वेश्चन को। सो मॉक टेस्ट जब कर रहे हो तो ये एरर बुक बनाए, एनालिसिस शीट आपको दिखाइए, उस तरीके से एनालिसिस करना है। हंट योर वीक एरियाज, है ना, मॉक टेस्ट के थ्रू आपको ये देखना है कि क्या आपका बेसिक क्वेश्चन गलत हो रहा है ना। बेसिक क्वेश्चन जिसे मैं आपको दिखाऊं ना, एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। एक स्टूडेंट है, उसने अपनी एनालिसिस करके दिया था, है ना, 70th बीपीएससी का उसने अपने पेपर का, मैंने उससे बोला कि अपना एनालाइज करके मुझे दो, क्या तुमने सही किया, खाली इतना मार्क करके दे दो कि किस क्वेश्चन तुम्हारा सही हुआ, कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ। अब मैं आपको यहां दिखाता हूं, इसका ये क्वेश्चन गलत हुआ एक्चुअल एग्जाम में। ही हैज गिवन 3 to 4 प्रीलिम्स, है ना, 3-4 साल से तैयारी हो रही है। ये क्वेश्चन गलत हुआ है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑर्गेनिक मैटर बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड क्या। इसने ये फर्मेंटेशन मार्क कर दिया। अब ये किस चीज का प्रॉब्लम है, ये बेसिक की क्लैरिटी का प्रॉब्लम है। आप सबको पता है कितना इजी क्वेश्चन है। और क्वेश्चंस दिखाता हूं मैं आपको इसके, यहां पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर, यस, 18, है ना, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कट मोशन इन पार्लियामेंट, गलत, है ना। अब आप जब इस लेवल के क्वेश्चन गलत करके आओगे तो अंडरस्टैंडिंग क्या है यहां पर, कि आपका बेसिक जो पॉलिटी है वो क्लियर नहीं है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप ये घटना चक्र में जाके देखोगे, या बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे, तो आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ये टॉपिक्स मिल जाएंगे, और हर तरीके के सवाल पूछे हुए हैं मोशंस पे। फिर देखते हैं, हु डिसाइड्स द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर मैटर्स अदर देन दोज इन द 10th शेड्यूल। अब 10th शेड्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन अगर गलत हो रहा है तो प्रॉब्लम किस चीज की है, प्रॉब्लम किसकी है, बेसिक्स की। बेसिक्स गलत हो रहा है, बेसिक्स वीक है, तो यहां पर अपने वीक एरियाज को हंट करना है इन द मॉक टेस्ट, आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद उस चीज को बार बार रिवाइज करना है, या उस पर्टिकुलर टॉपिक पे फोकस करना है, नॉट रैंडमली कि कोई चार्ट टफ क्वेश्चन आ गया किसी टेस्ट में तो हम उसके पीछे पागल होने लग गए कि अरे उसका सोर्स कहाँ है, उस टेस्ट वाले ने क्वेश्चन कहाँ से बनाया, तो ये इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ ही लो, है ना, रादर देन कवरिंग द बेसिक्स। अगेन वेरी वेरी बिग पिटफॉल, है ना, बहुत बड़ा ये पिटफॉल है जिसमें बच्चे फंसते हैं। सो हंट योर वीक एरियाज थ्रू द टेस्ट। टेस्ट अटेम्प्टिंग पैटर्न को भी ऑब्जर्व करना है, जब आप टेस्ट कर रहे हो तो अपने टेस्ट अटेम्प्टिंग पैटर्न को, स्कोर को, है ना, एनालाइज करना है। 50-50 कर रहे हैं तो कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है, क्या थॉट प्रोसेस चला है, ये पूरा का पूरा एनालिसिस शीट आपको यहां पर मैंने दिखाया है ना। इस एनालिसिस शीट की मदद से आप इस चीज को कर सकते हो। आर्ट ऑफ लीविंग क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने डिस्कस किया कि 140 अटेम्प्ट कर दिए, भाई अगर हमको पता ही नहीं है तो हम उसको अटेम्प्ट नहीं करेंगे। अगर जीरो आइडिया है तो आप क्यों अटेम्प्ट करोगे, आप प्योर गेस की क्वेश्चंस को क्यों अटेम्प्ट करना चाहते हो, है ना। एक एग्जांपल दिखाता हूं, है ना, एक स्टूडेंट है ना, उसका भी एनालिसिस करके मैंने मंगवाया। अब आप देखो यहां पर, है ना, जैसे ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ना, शी हैज एनालाइज हर करंट अफेयर्स क्वेश्चन कि सर मेरा 71st बीपीएससी में ये सवाल मैंने अटेम्प्ट किया, ये छोड़ा, ये सही हुआ, ये गलत हुआ। अब यहां पर हम देखते हैं ना, यहां पर एक सवाल मैं आपको दिखाता हूं ताकि मैं दिखा सकूं कि किस चीज को छोड़ना है हमको ना। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पर हम लोग देखें, इंडियाज एक्सपोर्ट ड्यूरिंग अप्रैल टू सितंबर 2024-25, ये क्वेश्चन इसका गलत हुआ है। अब आप सोचो कि अगर इसमें 4 डेटा फैक्ट दिया और आपको जीरो आइडिया है कि इसमें क्या हो सकता है आंसर, और इसको आप अटेम्प्ट कर लोगे, तो ये क्या होगी, आपकी बेवकूफी होगी। यहां पर क्या होगा, अल्टीमेटली नेगेटिव जोन में जाएगा, बिकॉज ये प्योर गेस वर्क है ना। 4 ऑप्शंस थे, चारों फैक्चुअल थे, आपको एक भी नहीं पता है और आपने इसको अटेम्प्ट कर लिया, आपका गलत हो गया। दिस इज योर इशू ऑफ नॉट लीविंग द क्वेश्चन, है ना, आपने जबरदस्ती इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, जबरदस्ती आप गलत किए, दिस इज सुसाइडल। ऐसे क्वेश्चंस जैसे यहां पर G20 समिट का क्वेश्चन है ना, ये रहा G20 समिट का क्वेश्चन। अब ऐसे क्वेश्चन गलत हो रहा है, इसका मतलब कि जो करंट अफेयर्स के बेसिक्स हैं वो आपने ढंग से नहीं किए हैं। तो अगर आप इस तरीके से अपना एनालिसिस करोगे तो यू विल
गेट एन अंडरस्टैंडिंग कि आपकी गलती कहां हो रही है एक्चुअली आपके टेस्ट अटेम्प्टिंग पैटर्न में, और आपको कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है ना, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ये सारी चीजें आप टेस्ट के थ्रू ही समझ सकते हो। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट। मॉक टेस्ट के बारे में हमने इतनी सारी बात कर ली कि आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है, एक एरर बुक अपना मेंटेन करके रखना है, ईगो बैटल की तरह नहीं लेना है, इसको एक लर्निंग की तरह लेना है कि मुझे अपने मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करना है। आपके कम नंबर आ रहे हैं ना, आपके 50 नंबर आ रहे हैं, आप आइडेंटिफाई करो कि क्यों आ रहे हैं। नहीं तो किसी के साथ बैठो, आपका सीनियर हो सकता है, आपका कोई मेंटर हो सकता है, आपका कोई फैमिली मेंबर हो सकता है जो तैयारी के प्रोसेस में हो, जो अच्छी नॉलेज रखता हो, उनके साथ बैठें, एनालाइज करें, समझें, एंड देन मूव फॉरवर्ड विद योर नेक्स्ट टेस्ट। नेक्स्ट टेस्ट में आप देखिएगा आपने जो जो चीज इशू आइडेंटिफाई की, अगर आप उस पर काम करेंगे तो यू विल बी स्कोरिंग मोर देन व्हाट यू हैव स्कोर्ड अर्लियर। सो इसी तरीके से इंप्रूवमेंट होता है, हर सबके साथ इसी स्टेज के साथ गुजरना पड़ता है। सो दिस इज वन थिंग। देन माइंड वर्सेस इमोशन। अब माइंड के बारे में हमने बहुत सारी बात कर ली, नॉलेज की बात कर ली, माइंडसेट की बात कर ली। इमोशन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। माइंड में क्या है, नो योर सेल्फ हमने डिस्कस कर लिया, स्ट्रैटेजी प्लान का डिस्कस कर लिया, एग्जीक्यूशन फोकस के साथ करना है, ये भी डिस्कस कर लिया। इमोशनल लेवल पे क्या करना है, समझना है, फियर नहीं क्रिएट करना है अपने अंदर, है ना। समझदारी के साथ चलेंगे तो फियर अपने आप ही गायब होता चला जाएगा। अभी आपने ये पूरा वीडियो देखा, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अब समझ के साथ हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो आपका जो पुराना डर है, या जो आप डर रहे हैं कि ये अभी भी मेरा स्कोर ऐसा ही आएगा, ये होगा वो होगा, वो आपका डर धीरे धीरे चला जाएगा। तो इमोशनल मैनेजमेंट में आपको अपने फियर पे भी काम करना है। साथ में टाइम मैनेजमेंट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। टाइम मैनेजमेंट करना है अपना, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको। दिन में कितना आपने प्लान किया है वो कितना एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इसके लिए आप अपनी एक जर्नल डायरी बना के रखेंगे, जिसमें आप डेली बेसिस पे लिखेंगे कि आपने इतनी प्लानिंग की, आपका इतना एग्जीक्यूट हुआ, ओवर प्लानिंग की, कम प्लानिंग की, है ना। सारी चीजें आप एक अपनी डायरी मेंटेन करके उसमें लिखेंगे, ताकि आपका जो टाइम मैनेजमेंट है ना, आपने अगर सोचा है कि मैं एक हफ्ते में ये सिलेबस खत्म करूंगा, तो आपको एक हफ्ता एक दिन, एक हफ्ता 2 दिन के अंदर उस चीज को खत्म कर लेना है। तो अगर जब तक आप उसको डिसिप्लिन के साथ एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, तब तक ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है ना। एंड द लास्ट थिंग जो इमोशनल लेवल पे आपको करना है इज टू मैनिफेस्ट योर प्रीलिम्स, है ना। हमने इतनी सारी बातें क्यों की, है ना। सीधे बोल देते कि नहीं नहीं सोच लो कि अपना प्रीलिम्स हो जाएगा, नहीं, ऐसी बात नहीं होती है ना। मैनिफेस्टेशन तभी काम करता है जब हमारी प्लानिंग सही हो, जब हमारा सेल्फ एनालिसिस सही हो, जब हमारे सारे मेहनत वाले फैक्टर्स सही हो, है ना। तो तब मैनिफेस्टेशन काम करता है। तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी क्लियर रखनी है, अपना प्लानिंग क्लियर रखना है, एग्जीक्यूशन करना है सही तरीके से, और फिर ये भी सोचना है कि मेरा प्रीलिम्स क्लियर होगा क्योंकि मैंने सही डायरेक्शन में मेहनत की। सो मैनिफेस्ट योर प्रीलिम्स एंड आई प्रॉमिस यू विल बी एबल टू क्लियर योर प्रीलिम्स। आपका प्रीलिम्स बहुत अच्छे नंबर से क्लियर होगा। तो विद दिस वी आर क्लोजिंग दिस सेशन। तो जो भी गैप्स की बात कर रहे थे, जो भी सीक्रेट गैप था, वो सारे सीक्रेट गैप के बारे में वी हैव डिस्कस्ड। आपका जो भी प्रॉब्लम है आप आइडेंटिफाई करिए इनमें से, और उस पर काम करना शुरू करिए। ऑल द बेस्ट एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, जो आपको फिर टॉपिक लिस्टिंग हाई यील्ड सीरीज की बात कर रहा था मैं, वो वीडियोस लेके आऊंगा।